चलिए बात करते हैं होंडा के इश्यूज के बारे में। तो होंडा के बारे में कौन से इश्यूज आपको ऑनलाइन मिलेंगे कि यार जो इंजन है उसमें रस्टिंग हो जाता है, जो फिन है उसके ऊपर रस्टिंग होता है। स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, अगर एक्सीडेंटल पार्ट है तो उसको थोड़ा अवेलेबल होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि क्या ये गाड़ी में स्टॉलिंग इश्यू है। तो देखिए, जो फर्स्ट जन की बाइक्स थी ना उसमें थोड़ा सा स्टॉलिंग इश्यू था। T4 जो सर्विस कॉस्ट है थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, होंडा कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती पड़ेगी मेंटेन करने के लिए। जो T4 है उसमें 2 पिस्टन कैलिपर आते हैं, बट जो ब्रेक पैड उन्होंने दिए है ना, बहुत ही बेकार ब्रेक पैड है गाइस। वो टूरिंग पर्सपेक्टिव CB350 RS इज बेटर, सिटी में T4 बेटर परफॉर्म करेगी। क्लच किसका लाइट है और मैं जब डेली गाड़ी चलाऊंगा कौन सा क्लच मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा? तो होंडा विल प्रेस इट 9.5 टाइम्स, जगह को कम कर देगा। वेयर एज ट्रायम्फ जो है वो करेगा 12:1, तो उसका कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा है। तो होंडा की CB350 RS का इंजन कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, एयर कूल्ड है, कम पावर बनाता है और लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। ट्रायम्फ का जो यूएसपी है वो होता है उसका एक्सेप्शनल बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो ऐसी बाइक्स की जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कौन सी बाइक उनकी बेस्ट रहेगी। मल्टीपल वीडियोस पे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि भाई हमारा ये कंफ्यूजन क्लियर करो, क्या हमारे लिए ट्रायम्फ की स्पीड T4 सही रहेगी या फिर होंडा की CB350 RS। तो देखिए, ट्रायम्फ जो है वो यूके का ब्रांड है, आप सबको पता ही होगा, इतना रिसर्च तो हर कोई करता है। तो ट्रायम्फ यूके का ब्रांड है। अराउंड 2023 में बजाज के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने यहाँ पे अपनी बाइक्स लॉन्च की थी। ट्रायम्फ का जो यूएसपी है वो होता है उसका एक्सेप्शनल बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। तो ये जो गाड़ियां होती है एकदम हाई क्वालिटी प्रिसीजन मटेरियल से बनती है और वो जिस तरह से पुट टुगेदर की होती है ना, तो आपको देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदा है। और ट्रायम्फ जो है वो सबसे पहले बाइक्स बनाता था जो थी 660 सीसी या उसके ऊपर। तो इनकी रेंज जो है ट्रायम्फ की वो बहुत बड़ी है, मल्टीपल बाइक्स उनके पास है। 400 सीसी फर्स्ट टाइम उन्होंने इंजन लॉन्च किया था जब उन्होंने बजाज के साथ कोलैब किया, जो कि घट के अब रह गया है सिर्फ 350 सीसी। बात करते हैं होंडा की। तो यार होंडा के बारे में क्या ही बोलना है, एवरीबडी नोज होंडा का जो मेन यूएसपी है वो है उसका बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी। मतलब होंडा की गाड़ी ऐसी होती है ना कि वो एकदम रिलायबल रहेगी और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी काफी कम रहेगा। तो ये है दोनों भी ब्रांड्स की यूएसपी। अब दोनों भी बाइक्स की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। एक शोरूम 1.99 अराउंड 2 लाख के आसपास दोनों भी गाड़ी का है। ऑन रोड अगर आप देखने जाओगे, इफ आई टॉक अबाउट पुणे, यू विल पे समवेयर अराउंड 2.4 लाख रुपीज ऑन रोड फॉर बोथ द बाइक्स। अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो यू विल पे समवेयर अराउंड 50,000 रुपीज, उसका डाउन पेमेंट कर दीजिए। बाकी का अगर लोन करते हो तो 3 years डाउन पेमेंट अराउंड 10% इंटरेस्ट है, यू विल पे समवेयर अराउंड 6,000 to 6,500 फॉर 3 years। तो प्राइसिंग में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। अब यार स्पीड T4 जो पहले 400 सीसी में आती थी तब तो एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन था दोनों की कि वो 400 सीसी है या 350 सीसी है। अब वो भी नहीं रहा, दोनों भी इंजन 350 सीसी है। तो थोड़ा इस बात को समझते हैं कि इंजन में मेजर डिफरेंस क्या है। हालांकि बाइक्स दोनों भी 350 सीसी है, बट जिस तरह से ये इंजन का बनावट है या फिर कंस्ट्रक्शन है और जिस तरह का पावर ये बाइक्स प्रोड्यूस करती है, दोनों भी टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायम्फ के स्पीड T4 की। तो T4 का जो इंजन है 350 सीसी लिक्विड कूलिंग इंजन है और ये प्रोड्यूस करता है 29 bhp एट 7,500 RPM, 31 Nm ऑफ टॉर्क एट 5,500 RPM। और जो ये इंजन है ना, दिस इज नॉट अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, दिस इज अ मॉडर्न लॉन्ग स्ट्रोक। मतलब क्या है, पहले होंडा का इंजन देखते हैं फिर मैं आपको समझा दूं लॉन्ग स्ट्रोक और शॉर्ट स्ट्रोक या फिर मॉडर्न लॉन्ग स्ट्रोक में क्या फर्क है। तो जो होंडा का इंजन है अगेन 350 सीसी है, बट ये कंसिडरेबली लेस पावर बनाता है। तो इसकी पावर आउटपुट जो है वो है 21 PS एज कम्पेयर टू 29 आउटपुट स्पीड T4। हालांकि ये जो 21 PS है ये बिलो मतलब काफी लो रेंज में बनाता है, विच इज 5,500 RPM। और जो इसका पीक टॉर्क है जो है अराउंड 29 से 30 Nm का टॉर्क ये भी बाइक बनाती है, वो बनाती है 3,000 RPM में। बट ये जो इंजन है ये एयर कूल्ड है, इट्स नॉट अ लिक्विड कूल्ड इंजन।
तो दोनों भी इंजन स्पेसिफिकेशन को अगर आप देखोगे तो होंडा की CB350RS का इंजन कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, एयर कूल्ड है, कम पावर बनाता है और लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। मतलब इसका जो इंजन है दैट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्लासिक 350 का जो इंजन है वैसा। इनफैक्ट इन दोनों भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो भी सेम है विच इज 9.5:1। रॉयल एनफील्ड का भी कंप्रेशन रेशियो सेम है। कंप्रेशन रेशियो मतलब क्या है, एकदम सिंपल चीज है, आपको समझाता हूँ। अगर ये आपका एक कंबशन चेंबर है तो जो इसका पिस्टन होता है वो कितना कंप्रेस करता है इसको, उसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो दिस इज अ 1, तो होंडा विल प्रेस इट 9.5 टाइम्स, जगह को कम कर देगा। वेर एज ट्रायम्फ जो है वो करेगा 12:1, तो उसका कंप्रेशन थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए वो इंजन 350cc होके भी ज्यादा पावर बनाता है। तो अगर पावर ज्यादा बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंजन थोड़ा हीट भी ज्यादा करेगा, राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अगर इंजन हीटिंग के मामले में ये दोनों भी इंजन को कंपेयर करें, स्पीड T4 थोड़ा ज्यादा हीट करती है क्योंकि वो पावर ज्यादा बनाती है और इसी के लिए उसको कंपनी ने लिक्विड कूलिंग दिया है। होंडा ओल्ड स्कूल लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, कम पावर बनाता है, रिलैक्स राइड करोगे, ज्यादा आरपीएम आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसके लिए वो हीट भी कम करता है। ये दोनों भी बाइक में डिफरेंस है। तो अब दोनों भी इंजन में से स्मूथ कौन सा है इंजन? ऑब्वियस सी बात है होंडा जो है वो थोड़ा ज्यादा ही स्मूथ है, तो 350cc, और इसका जो इंजन है वो लॉन्ग स्ट्रोक होने की वजह से, कम पावर होने की वजह से हीट भी कम है, वाइब्रेशंस भी कम है। T4 में आई एम नॉट सेइंग लाइक इट इज एक्सट्रीमली वाइब्रेटिंग, बट थोड़ा वाइब्रेशन आपको एज कंपेयर टू होंडा CB350RS आपको ज्यादा लगेगा। क्लच किसका लाइट है, और मैं जब डेली गाड़ी चलाऊंगा कौन सा क्लच मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा? मार्क माय वर्ड्स, होंडा की जो CB350RS है इसका क्लच जितनी भी गाड़ियां मैंने आज तक चलाई है सबसे लाइट क्लच इसी में आता है। इनफैक्ट इससे आगे अगर जाके मैं बोलूं, CB350 जो स्टैंडर्ड उनकी आती है ना, जो एकदम क्लासिक 350 जैसी दिखती है, उसका क्लच तो लाइटेस्ट है। मतलब उसको आप अगर क्लच दबाओगे तो, मैंने जब फर्स्ट टाइम उसको चलाया मुझे लगा कहीं इसका क्लच वायर तो नहीं टूट गया है, इतना स्मूथ क्लच ऑपरेशन है। CB350RS का भी वैसे ही है। तो दोनों भी गाड़ी में आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, बस चलाते टाइम थोड़ा लाइट जो क्लच फील होता है वो RS का आपको लगेगा। भाई दोनों भी गाड़ियों में से सस्पेंशन किसका ज्यादा अच्छा है? अब जनरली रूल ऑफ थंब ऐसा रहता है कि जिसका सस्पेंशन ट्रेवल ज्यादा है वो गाड़ी थोड़ा सस्पेंशन आपको बेटर प्रोवाइड करेगी। ट्रायम्फ T4 140-120 mm का ट्रैवल सस्पेंशन प्रोवाइड करती है, बट इसमें पीछे जो है वो सिंगल गैस चार्ज मोनोशॉक लगा है, जो कि मॉडर्न भी है और खराब रोड पे, हाईवे पे काफी अच्छा परफॉर्म करता है। होंडा भी पीछे नहीं है, होंडा प्रोवाइड करती है 130 mm और 120 mm का सस्पेंशन ट्रैवल। तो T4 से 10 mm फ्रंट में उसका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा कम है, बट उसको उन्होंने कंपेंसेट कैसे किया है? व्हील साइज में। तो T4 जो है वो आती है 17 इंच दोनों तरफ उसको व्हील मिलेंगे। होंडा CB350RS में आपको 19 इंच 17 सेटअप मिलता है। तो 19-17 सेटअप जो होता है वो यूजुअली आपकी जो एडवेंचर टूरर बाइक होती है उसमें होता है। जैसे आपकी BMW की 450 GS देख लो, उसमें 19-17 का सेटअप है, और जो लेटेस्ट अभी RTX है TVS की, उसमें भी सेम सेटअप मिलता है। तो सस्पेंशन ट्रैवल आगे का थोड़ा कम है, बट उसका व्हील बड़ा है। तो फ्रंट सस्पेंशन दोनों भी एकदम नेक टू नेक है, आपको कोई ज्यादा डिफरेंस फर्क नहीं आएगा। बट होंडा ने पीछे क्या किया है, पीछे के जो है उन्होंने जो मोनोशॉक नहीं दिया है, तो उसमें उन्होंने दिया है ड्यूल शॉक ऑब्जर्वर, जो एक ओल्ड स्कूल सेटअप है, और हो सकता है कि ये सेटअप थोड़ा सा आपको बैड रोड पे बाउंसी लगे। तो सस्पेंशन के मामले में ट्रायम्फ T4 थोड़ा सा बेटर सस्पेंशन आपको प्रोवाइड करती है, बट ऑफ रोड के लिए अगर इसमें 19 इंच व्हील होने की वजह से ऑफ रोड में CB350RS हैज एन एज ओवर द ट्रायम्फ T4। बड़ा व्हील है, गड्ढों को में से आराम से गाड़ी निकल जाती है। ये तो देखो दोनों भी गाड़ियां जो है वो रोडस्टर कैटेगरी में आती है, और आपकी हाइट अगर 5'5", 5'6" या फिर उससे ज्यादा है तो आप इजीली मैनेज कर पाओगे। अराउंड 806 mm ट्रायम्फ T4 की सीट हाइट है। होंडा की जो सीट हाइट है वो 800 mm है, बट आप जब उसको तो बैठोगे ना, दोनों की भी सीट हाइट एग्जैक्ट सिमिलर लगती है, तो ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं दोनों भी बाइक्स में। तो होंडा जो है वो व्हील बेस में थोड़ी सी लंबी है, तो CB350RS व्हील बेस थोड़ा बड़ा होने की वजह से अगर आप उसके ऊपर टूरिंग करना चाहते हो
तो थोड़ा ज्यादा लेवरेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपको बैठने के लिए, सामान रखने के लिए थोड़ा ज्यादा जगह ये प्रोवाइड करेगी। तो लंबी गाड़ियां जो होती है वो टूरिंग के लिए थोड़ा बेटर होती है। T4 का व्हील बेस थोड़ा सा शॉर्ट है, बट उसका बेनिफिट ये है कि जब आप उसको सिटी में चलाओगे वो गाड़ी एकदम निम्बल फील होती है, मतलब आप ऐसे ऐसे करके फटाक से उसको निकाल सकते हो। ये बेनिफिट है T4 का। तो क्या T4 के साथ आप बिल्कुल टूरिंग नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है, थोड़ी शॉर्ट है, बट अगर उसके ऊपर, अगर आप लगेज रैप उसके ऊपर माउंट करते हो या फिर साइड में आप पैनियर्स वगैरह लगाना चाहते हो तो उसके लिए सैडल स्टे वगैरह लगाते हो, तो आप T4 पे भी आराम से टूरिंग कर सकते हो। बट इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ ओनली व्हील बेस इन टूरिंग परस्पेक्टिव, CB350RS इज बेटर। सिटी में T4 बेटर परफॉर्म करेगी। तो CB350RS ना, उसका जो टैंक है वो 15 लीटर्स का है, T4 का जो है वो 30 लीटर्स का है। दोनों भी जो टैंक है उसमें 2 लीटर का फर्क है। तो Honda CB350RS लॉन्ग टूरिंग में रेंज आपको अच्छा प्रोवाइड करेगी एज कंपेयर टू T4। चलो टैंक साइज की बात कर ली है तो माइलेज की बात भी कर ही लेते हैं भाई। माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में आप बाइक ले रहे हो तो T4 जो है उसका जो क्लेम माइलेज है वो 35 है। CB350RS का भी 35 है, बट इन माय ओपिनियन जो RS है वो थोड़ा और बेटर आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसका जो इंजन का कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से वो पावर जनरेट करती है, दिस इज बेटर फॉर द फ्यूल एफिशिएंसी। सो फ्यूल एफिशिएंसी 35 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ कुछ लोगों को 38 भी मिलता है, 40 भी मिलता है। अब देखो, माइलेज एक ऐसी चीज है ना जो आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बट T4 थोड़ा कम माइलेज देगी, 30 से लेके 35 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर लो, और जो RS है वो 35 प्लस 40 भी आपको मिल जाएगा। सो फ्यूल एफिशिएंसी इज बेटर इन CB350RS। ओके, अब बात करते हैं ब्रेक्स की। यार ब्रेक्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता। गाड़ी कितनी भागती है वो तो सबको पता है, रोकने की कैपेसिटी है क्या उसमें? तो जो CB350RS है ना, उसके जो ब्रेक्स है उसमें फ्रंट में आपको सिंटर ब्रेक पास मिलते हैं, पीछे शायद ऑर्गेनिक है। होंडा कभी कुछ ज्यादा स्पेसिफाई करता नहीं है उसके बारे में। बट ब्रेकिंग के मामले में जो CB350RS है वो T4 से बेटर है। इसका रीजन, जो T4 है उसमें 2 पिस्टन कैलिपर आते हैं, बट जो ब्रेक पैड उन्होंने दिए है ना, बहुत ही बेकार ब्रेक पैड्स है गाइस। वो चलते ही नहीं है। 2000-2500 किलोमीटर आप किसी भी T4 वाले से पूछ लो, ब्रेक पैड्स उनके खराब हो जाते हैं। अच्छी बात यह है इसकी कि उसकी कॉस्ट भी कम है। सो अराउंड 300 रुपए में आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिल जाएंगे, तो आप उसको चेंज करा सकते हो। तो अगर आप T4 कंसिडर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द आफ्टर मार्केट ब्रेक पैड्स, जो काफी अवेलेबल है। ब्रेम्बो की तरफ से आते हैं, वेसरा की तरफ से आते हैं, काफी सारी कंपनियां उसमें है। गो फॉर एटलीस्ट सिरेमिक। सिंटेड अगर डालते हो तो सॉर्टेड, आपको कुछ टेंशन नहीं है। तो ब्रेकिंग के मामले में स्टॉक परफॉर्मेंस CB350RS हैज अ बेटर स्टॉपिंग पावर एज कंपेयर टू स्पीड T4 की। तो वेट दोनों भी बाइक्स का 180 kg है, तो वो सिमिलर ही है। बट जब आप उसको चलाओगे तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे T4 जो है वो थोड़ी सी लाइट फील होती है चलाने में एज कंपेयर टू RS। जो RS है वो थोड़ी सी हैवी लगती है, हालांकि दोनों भी बाइक्स का वेट सेम है। फीचर्स की अगर बात करें तो देखो यार, फीचर ज्यादा कुछ उन्होंने दिए नहीं है। तो इसमें कुछ स्क्रीन वगैरह, मैप मिररिंग, नेविगेशन वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। बेसिक आपको डिस्प्ले मिलेगा, आपको दिखेगा कितने स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और कुछ नेविगेशन के फीचर उन्होंने टर्न बाय टर्न दिए RS में, बट वो भी इतना यूजफुल नहीं है। तो दोनों भी गाड़ी अगर आप कंसिडर कर रहे हो, आपको एक तो मोबाइल लगा के चलाना पड़ेगा, या फिर आपको एक एक्सटर्नल स्क्रीन लगानी पड़ेगी इफ यू आर नीड द नेविगेशन। नेविगेशन के लिए आपको तो अलग से खर्चा करना ही पड़ेगा। होंडा का एक बेनिफिट ये है कि वो ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आती है, जो कि आपको T4 में नहीं मिलता। तो ट्रैक्शन कंट्रोल है, अगर रियर व्हील ट्रैक्शन लूज करता है तो इंजन पावर कट ऑफ हो जाएगा, तो वो थोड़ा सेफ्टी एस्पेक्ट को बढ़ा देता है, विच इज बेटर इन होंडा। तो देखो, सर्विस कॉस्ट जो होती है ना, मेजर कॉस्ट जो उसका होता है वो होता है इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल जो है इसमें होंडा जो यूज करता है वो होता है सेमी सिंथेटिक ऑयल, और जो ट्रायम्फ यूज करता है वो होता है फुल्ली सिंथेटिक ऑयल। अब सेमी सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक दोनों के प्राइस में काफी डिफरेंस है। तो एवरेज सर्विस कॉस्ट अगर आप देखोगे तो इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट, इंजन का जो ऑयल फिल्टर है वो, और नॉर्मल जो अपना ब्रेक पैड्स वगैरह होते हैं, इन चीजों में आपको T4 जो सर्विस कॉस्ट है थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। होंडा कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती पड़ेगी मेंटेन करने के लिए, पर T4 यू विल पे समवेयर अराउंड
2,500 to 3,000 rupees. Honda, on the other hand, you'll pay 1,500 to 2,000 rupees. अगर इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर के बाद मेजर जो नेक्स्ट खर्चा होता है वो ब्रेक पैड्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। तो होंडा के जो ब्रेक पैड्स है वो सिंटर्ड और ऑर्गेनिक है, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, अराउंड 2,000 रुपीज यूल पे फॉर द फ्रंट ब्रेक पैड। पीछे का आई थिंक 500 रुपीज कुछ तो है, बट उसकी लाइफ भी ज्यादा है। होंडा CB350 RS ब्रेक पैड कैन इजीली लास्ट अराउंड 10,000 किलोमीटर्स अगर आप उसको आराम से चलाओगे। T4 भाई 2-2,500 खत्म। सिरेमिक ब्रेक पैड डालोगे यू कैन एक्सपेक्ट थोड़ा और लंबा चलेगा, बट ब्रेक पैड्स की कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप 3 साल के लिए सर्विस कॉस्ट देखोगे तो ईयरली सर्विस आपका 2-2,500-3,000 आप पे करोगे T4 के लिए। होंडा के लिए आपको अराउंड 1,500 से 2,000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। ब्रेक पैड्स हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो खर्चा आएगा वो आता है चेन और चेन स्प्रॉकेट का, क्योंकि T4 ज्यादा एग्रेसिव है तो उसके चेन स्प्रॉकेट की लाइफ भी थोड़ी कम है। सो अराउंड 15,000 किलोमीटर्स यू कैन एक्सपेक्ट। 15 से 18 किलोमीटर के बीच में T4 के चेन स्प्रॉकेट आपको चेंज करने पड़ेंगे। कुछ लोगों के ज्यादा भी चलते हैं, कुछ कम भी चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। होंडा CB350 RS लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इसके जो चेन और चेन स्प्रॉकेट है अराउंड 20,000 किलोमीटर चल जाते हैं, तो इसका रिप्लेसमेंट का कॉस्ट जो है वो भी थोड़ा कम है। तो आई थिंक ट्रायम्फ यूल पे समवेयर अराउंड 4,000 रुपीज फॉर चेन एंड चेन स्प्रॉकेट। होंडा का जो है इट्स समवेयर अराउंड 3,000 to 4,000। अब ये चीज है, डिपेंड करती है कौन से सर्विस सेंटर पे आप जा रहे हो। स्पेयर पार्ट का प्राइस जो है फिक्स रहता है, बट इसमें GST के प्राइसेस वगैरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेबर कॉस्ट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एस्टिमेट, ये आपको खर्चा करना पड़ेगा। दोनों भी गाड़ियों का जो बैटरी है वो एग्जैक्ट सेम है। 12 वोल्ट का बैटरी आता है, 8 AH का आता है, 8 एम्पियर आवर का। दोनों का भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट समवेयर अराउंड 1,500 to 2,200 कुछ तो है, उसकी भी प्राइसेस चेंज होती रहती है। सो दैट्स नॉट अ मेजर कॉस्ट। बैटरी की लाइफ रहेगी 2.5 से लेके 3 इयर्स। स्टॉक बैटरी उससे ज्यादा चलती भी नहीं है। सो अराउंड 3 साल में आपको बैटरी रिप्लेसमेंट भी दोनों भी बाइक्स का करना पड़ेगा, जो कि सिमिलर है। ओके, बात करते हैं इश्यूज की। तो देखो ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे ना, सब लोगों ने इशू रिपोर्ट किया है ट्रायम्फ T4 के बारे में। जो फर्स्ट इशू है वो है स्टॉलिंग इशू। क्या ये गाड़ी में स्टॉलिंग इशू है? तो देखिए, जो फर्स्ट जन की बाइक्स थी ना उसमें थोड़ा सा स्टॉलिंग इशू था, और मेजरली वो देखा गया था स्क्रैम्बलर X में, क्योंकि उसका जो फ्रंट स्प्रॉकेट था वो था 14 टीथ का। तो थोड़ा पुल करने में गाड़ी लो इसमें हायर गियर पे बंद पड़ जाती थी, बट स्पीड में या फिर T4 में इतना ज्यादा इशू नहीं है। और ये जो नया इंजन है 350cc जो कि कम पावर जनरेट करना है, सो अभी इसमें कोई भी स्टॉलिंग इशू नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा इशू, आप ऑनलाइन चेक करोगे तो सब लोग बोलेंगे कि T4 में बहुत ज्यादा हीट है। अब हीट यार ये ऐसा है कि वो अपने अपने पर्सपेक्टिव पे ऊपर होता है। मैं हिमालयन चलाता हूँ, मुझे हिमालयन का हीट फील नहीं होता। लोग T4 चलाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये गाड़ी हीट कर रही है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आपका रेजिस्टेंस लेवल कितना है हीट के लिए। बट ऑन एन एवरेज अगर आपने कभी लिक्विड कूल गाड़ी नहीं चलाई है तो आपको लग सकता है कि जो T4 है वो थोड़ा हीट जनरेट करती है। हालांकि उसकी जो रेडिएटर फैन है उसकी किक इन होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो गई। मतलब मैंने जब टेस्ट ड्राइव लिया था मैंने उसको इतना भगाया, बट उसका फैन किक इन नहीं होगा जो कि पहले होता था। सो 350cc इंजन इज क्वाइटर, कामर, वाइब्रेशन भी कम है और हीट भी कम है। तो इट्स नॉट एन इश्यू इफ यू आर कंसिडरिंग द T4। दूसरा जो कंसर्न है T4 के बारे में कि भाई इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल होते हैं कि नहीं। अब देखो पुणे में जितने भी सर्विस सेंटर है और जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरी स्पीड 400 के साथ भी, स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, अगर एक्सीडेंटल पार्ट है तो उसको थोड़ा अवेलेबल होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि यार वो पार्ट कोई स्टॉक में नहीं रखता। और ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल द बाइक्स, आई एम नॉट सेइंग फॉर T4 और RS। जो आपके वेयर एंड टियर पार्ट है आपको मिल जाएंगे, जो आपके एक्सीडेंटल डैमेज है उसमें सभी इसमें टाइम लगता है। तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कुछ इशू नहीं है। सर्विस हालांकि ट्रायम्फ का बहुत अच्छा है, ऑन टाइम आपको सर्विस मिलता है। सुबह छोड़ो शाम को वो गाड़ी आपको रेडी करके देंगे, तो सर्विस का इशू नहीं है। स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं। होंडा का जो है उसका भी सर्विस का कुछ इशू नहीं है। सिर्फ होंडा का इशू ये है ना कि उसके सर्विस सेंटर्स ही बहुत कम है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि होंडा ने अगर जो स्टैंडर्ड होंडा है उसके पास ये डीलरशिप दिया होता ना, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन मच बेटर एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर। बट होंडा का भी स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। सर्विस भी काफी टॉप नॉच है। और जैसे आप मैंने पहले वीडियो में बोला शुरुआत में कि होंडा इज चीपर टू मेंटेन। आप कोई भी उनकी बड़ी गाड़ी भी ले लो, इट्स वेरी चीप टू मेंटेन द बाइक्स।
ओके, बात करते हैं होंडा के इश्यूज के बारे में। तो होंडा के बारे में कौन से इश्यूज आपको ऑनलाइन मिलेंगे कि यार जो इंजन है उसमें रस्टिंग हो जाता है, जो फिन है उसके ऊपर रस्टिंग होता है। अब मैंने जो जितनी भी गाड़ियां देखी है ना, मेरे पहचान में 3-4 लोगों के पास आरएस है। कुछ गाड़ियां तो 2 साल 2.5 साल पुरानी भी है, किसी में भी वो रस्टिंग का इशू नहीं है। तो दिस इज लाइक ऑनलाइन क्रिएटेड, 1-2 गाड़ी में हुआ होगा और वो उसको एकदम बहुत ही बड़ा इशू बना लिया। इट्स नॉट देयर। जो गियर बॉक्स है दोनों का एकदम डिफरेंट है। T4 के पास 6th गियर होने की वजह से ना, जब आप उसको हाईवे पे चलाओगे ना, गाड़ी एकदम रिलैक्स चलती है। जबकि आरएस सिर्फ 5 गियर होने के बाद जब आप 5th डालोगे और यू स्टार्ट क्रूजिंग अबव 100 ना, आपको वो 6th गियर की कमी थोड़ी सी महसूस होती है। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी किसके लिए सही है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसका 50% यूजेस सिटी में है, आप डेली बाइक चलाते हो, 50% आप वीकेंड टूर करते हो या फिर ब्रेकफास्ट राइड पे जाते हो, आप एक ऐसे राइडर हो ना जिसको स्पिरिटेड ड्राइविंग पसंद है। मतलब 80-100 इज योर क्रूजिंग स्पीड, आप सिटी में भी वो स्पीड पे चलाते हो। हाईवे पे यू वांट दैट परफॉर्मेंस कि आप ऑल डे अगर 100 पे रहना चाहो, बाइक शुड बी एबल टू डू इट। थोड़ा बहुत गाड़ी हीट करती है, दैट्स फाइन, बट यू वांट दैट निम्बल कैरेक्टर, यू वांट दैट एग्रेसिव कैरेक्टर, यू वांट दैट परफेक्ट बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। मुझे देख के बाइक ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदा है। देन यू कैन गो फॉर दिस ट्रायम्फ की T4। स्पीड T4 इज द बाइक फॉर यू। और जो Honda CB350 RS है, तो आप अगर ऐसे इंसान हो जिसका मेनली यूज सिटी में है, 80% सिटी, हार्डली 20% यू गो आउटसाइड, आप डेली बाइक यूज करते हो, सिटी में यूज करते हो, आप इंजन हीट बिल्कुल नहीं चाहते, आपको लाइट क्लच ऑपरेशन चाहिए, ब्रेक्स आपको अच्छे चाहिए, माइलेज आपको बेटर चाहिए, और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए ना जो एकदम रिलैक्स वे में चले। मतलब आपका जो क्रूजिंग स्पीड रहेगा वो सिटी में रहेगा 60-70 आप चलोगे, यू आर हैप्पी। हाईवे भी आप हिट करते हो तो 80-100 आप चलोगे, यू आर हैप्पी। यू आर नॉट समवन जो आप सिग्नल पे बैठ के सबसे पहले मुझे निकलना है, यू डोंट वांट दैट। आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपको लाइफ एंजॉय करने दे, फील इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। देन आई थिंक यू कैन गो फॉर द CB350 RS, ये आपके लिए बेटर बाइक रहेगी। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप मैंने आपको सारी क्लैरिटी दी होगी बाइक्स के बारे में। इसके अलावा भी आई नो लोगों के सवाल रहेंगे, सारी चीजें तो मैं कवर नहीं कर सकता। तो अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है, आपको लगता है कि कोई एक पॉइंट को लेके आप कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई टू दैट। और एक थ्रेड स्टार्ट करते हैं, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए भाई, जितने भी लोग कंफ्यूज है। और अगर वीडियो एंड तक आपने देखा है और आपकी अगर 1% भी इसमें से हेल्प हुई है, कुछ चीजें आपको पता चली जो आपको पहले से नहीं पता थी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।